देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बुखार का इलाज के लिए आए मरीज का ऑपरेशन कर गॉल ब्लैडर निकालने का मामला अब सामने आया है। इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाने वाली है। इस पूरे मामले में डीएम ने अब जांच के निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं और अब 2 कमेटी का गठन करके जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। तो ऐसा है कि उन्होंने पता नहीं किस चीज का ऑपरेशन करा, उनके कपड़े खूनों में हो रहे हैं। मैं बोला फीवर में किस चीज का ऑपरेशन कर दिया उन्होंने? कोई आपका एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया, एमआरआई कराई है या शुगर टेस्ट कराया है? बंदा दांत उखड़वाने जाएगा, उंगली का चीरा लगवाने जाएगा, जब भी शुगर टेस्ट होगा डॉक्टर 2-3 दिन के बाद में करेगा। आपको ऐसा कैसे कर दिया उसने? क्या था उसका? तो इसका मतलब है तो वो तो हत्यारा कसाई है वो। उसने तो किडनी निकाली या कोई भी पार्ट निकाला बॉडी का। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए आप? उसके बाद तो हम सीधे दिल्ली आए, दिल्ली से सीधे आए हॉस्पिटल में देखा। देखने के बाद में तब हमने उनको डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब कहने लगे मेरे से गलती हो गई। हाँ, सुधीर नर्सिंग होम एक शहर में है। वहाँ पर एक यूसुफ नाम के व्यक्ति भर्ती हुए थे, लगभग उम्र उनकी 45 वर्ष है। डेंगू का उनको सिम्टम्स थे, उसके आधार पर भर्ती हुए थे। वहाँ पर उनका डॉक्टर के द्वारा लापरवाही के पूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया। उनके परिजनों का यह आरोप है और उसी के अनुसार उन्होंने एक तहरीर दी हुई है, जिसके आधार पर वहाँ पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई छानबीन के बाद कार्रवाई। आपसे कहा कप्तान साहब, अगर कोई आदमी बुखार में है और उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, ये कहाँ का नियम है? सारे टेस्ट होते हैं, उनके घर के परमिशन ली जाती। कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी, कप्तान साहब ने एफआईआर के ऑर्डर कर दिए। एफआईआर कराने के लिए मैं इनको थाने भेजा। 10 बजे एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई। 1 घंटे बाद इन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया वो तो एक्सपायर हो गए। अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां देश का विकास करना है तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान देना होगा। इन्हें आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक गांव की साफ सफाई के लिए एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जिससे संक्रामक रोग न फैले। परंतु कुछ सफाई कर्मचारियों की मनमानी के चलते यहां सफाई नहीं हो रही है। दरअसल पूरा मामला मनकापुर विकास खंड के रामापुर ग्राम सभा का है, जहाँ की गंदी नालियों और सड़क किनारे पड़े कूड़े निवासियों की परेशानी का अब सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बच्चे भी संक्रामक बीमारियों का अब शिकार हो रहे हैं, परंतु सफाई कर्मचारियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई साहब, विगत 6 माह से मैं स्वयं प्रधान हूं और उनके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं उनको पहचानता तक नहीं हूं। आप ये स्थिति समझ लीजिए। कई बार सूचित किया सोशल मीडिया के माध्यम से, इनफैक्ट व्हाट्सअप उनका नंबर था, व्हाट्सअप के माध्यम से मैंने उनको बजबजाती नालियों की स्थिति उनको भेजी कि इसकी सफाई कार्य आप करवाइए, इसको सूचित करिए। उनका कोई रिस्पांस अभी मिला नहीं। तत्पश्चात मैंने उनकी कंप्लेन भी की है, सीएम पोर्टल पे भी मैंने उनकी कंप्लेन की है, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पांस हमको मिला नहीं है। डीएम साहब को भी ट्वीट किया है, यहाँ डीपीआरओ साहब को भी किया है और ईडीओ पंचायत साहब के यहाँ भी हमने किया है, लेकिन किसी के यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। हाँ, इनफैक्ट इन्होंने ये कह दिया कि आप ऊपर लेवल पे जाइए। अब खबर लखीमपुर से है, जहां पलिया क्षेत्र में शारदा नदी के उफान से 31 किसान बाढ़ में फंसे हुए हैं। पानी इतना था कि ये लोग जान बचाने के लिए पेड़ों पर बैठे रहे। पलिया विधायक रोमी साहनी के दखल के बाद एनडीआरएफ की टीम सक्रिय हुई और सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद 32 लोगों को बचाकर लाया गया है। दरअसल यहाँ किसान खेती करने के लिए नदी के उस पार जाते हैं। अचानक बाढ़ का पानी आ जाने से उस टापू में लोग जो है फंसे हुए थे, जो बीते 2 दिन से मदद का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं अब एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया है। हमारी सरकार और मैं हम सब इसमें लगे हुए हैं जी। और
पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। जी। देखिए रात में पुलिस एनडीआरएफ सब लोग हैं। जी जी और जो हमारे 48 गरीब फंसे हुए हैं जी इनको हम सवेरे 5 बजे तक रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। जी। नहीं, खाने की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। पूरी विधानसभा में जी मैंने सभी को फोन कर दिया था, जी जो भी मेरे कार्यकर्ता थे, जो भी पार्टी के लोग थे, जी कि आप लोग भोजन की व्यवस्था कराइए, पैसा मैं दूंगा। जी जी पूरी गाड़ी रुपया से भरी है। जी। कहिए तो मैं आपको दिखा भी दूँ। वहीं वर्तमान परिस्थितियों में हो रहे पाकिस्तान और भारत के बीच मैच का अयोध्या के प्रमुख संतों ने अब विरोध किया है। संतों का कहना है कि एक तरफ जहां भारत का दुश्मन पाकिस्तान हमारे सैनिक को रोज शहीद करता है और रोज भारत के खिलाफ साजिश रचता है, तो वहीं दूसरी ओर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के साथ 24 तारीख को मैच खेला जाना है। इसको लेकर भारत में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि भारत को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और मैच रद्द कर देना चाहिए। खेल भावना से वो खेल संभव हो सकता है। बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे भारत के लाल सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, हुतात्मा है वो। और ऐसे में मैच हो रहा पाकिस्तान के साथ निश्चित रूप से बहुत ही खराब है और इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पूरे भारत को इस बात का विरोध करना चाहिए कि जो लोग हमारे भारतीय सेनाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनकी शहादत हो रही है, उनका रोज एक पेपर या दो उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा सीमा विवाद समाप्त हो, हमारे हृदय जब मिले, तब जाकर के खेल भावना से वो खेल संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के सशस्त्र गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि यह मैच को रद्द कर देना चाहिए। इसके नाते क्योंकि आप देखो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में प्रायोजित पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सेना के साथ कितना मुठभेड़ कर रहे हैं, नौजवान मारे जा चुके हैं। उसके बाद देखो वहां पर आईडी कार्ड देखकर हिंदू और सिखों को मारा जा रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग आतंकवादी कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है। पाकिस्तान ये सब। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और गुरुवार को भी डेंगू के 32 नए केस मिले हैं और साथ ही डेंगू से बचाव का प्रशासन पर कोई भी भरोसा नहीं रहा और लोगों ने अब भगवान की शरण लेनी शुरू कर दी। इसलिए हवन और पूजन के साथ प्रार्थना की जा रही है और साथ ही नागरिक आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं, जिससे डेंगू के प्रकोप का खात्मा हो सके। यहाँ पे बहुत डेंगू की वजह से बहुत बीमारी फैल रही है। क्या कहते हैं इसमें महिमा वो क्या कहते हैं सब में सबको लोग मर रहे हैं। जाड़ा बुखार 5 लोग मर गए, 5 लोग की मौत हो चुकी है यहाँ पर। इसलिए माता का हवन कराया गया, क्या कहते हैं पैसे इकट्ठा करके, और जितना मैया चाहेंगी सबको ठीक करेंगी। हाँ, हमने मैया पे विश्वास है, हमारी मैया ठीक करेंगी। इसलिए कराया, सबको सुख शांति मिलनी चाहिए और हमें सबको सब राजी खुशी रहना चाहिए। गंगे मैया की कृपा से और हवन कराएंगे, गंगे मैया का भी हवन कराएंगे। सब राजी खुशी रहना चाहिए, मोहल्ले में सब परिवार में सब खुला वो रहना चाहिए। ये शांति के लिए है। तो सारे मोहल्ले में बीमारी फैली पड़ी है, 5-6 मौतें हो गई यहाँ पे और बच्चे आईसीयू रूम में पड़े हैं अब भी। तो इसलिए करा रहे हैं कि माता रानी शांत हो, ये बीमारी दूर हो जाए। ये हवन हो रहा है, क्या था डेंगू की उसके प्रकोप के लिए। यहाँ ज़्यादा डेंगू के मरीज ज़्यादा हुए हैं, जिसका प्रकोप पूरे शहर से ज़्यादा इसी मोहल्ले में है। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने हरदोई के विकासखंड मौधागंज का निरीक्षण किया है। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने सारे अभिलेखों का बखूबी परीक्षण भी किया। यहां उन्होंने अच्छे कार्य करने वाले ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को पुरस्कृत भी किया है और साथ ही इस दौरान पंचायत सचिव स्वाति शुक्ला द्वारा कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर उनका अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए, ये भी कहा गया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए छोटे छोटे बच्चों के विकास के प्रति कैसे सहज रहा जाए, इसके लिए भी टिप्स दिए हैं। जो किचन शेड है, ये सारी चीजें होती है। फिर आंगनबाड़ी से प्ले कमरा, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले जो उसके मस्तिष्क का विकास होता है वो उसकी अर्ली एज में होता है। 3 से 6-7 साल की उम्र में बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है और वही निर्धारित करता है कि बच्चे का भविष्य कैसे होगा, कि वो अच्छे से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा या फिर काम छोड़ निकल जाएगा, जो भी।
गाजियाबाद में आगामी 23 और 24 नवंबर को आयोजित होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RWA के आयोजन के विषय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कन्फेडरेशन ऑफ RWA उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक वीर चक्र विजेता कर्नल तजेंद्र पाल त्यागी ने बताया कि दिनांक 23 से 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में 8वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RWA का आयोजन जो है वो किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RWA ये मूवमेंट 2012 में हैदराबाद से शुरू हुआ और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ RWA आयोजित करनी प्रारंभ की गई। पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस 2012 में हैदराबाद में हुई, उसके बाद त्रिवेंद्रम में, उसके बाद विशाखापट्टनम में, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद बेंगलोर में, उसके बाद दिल्ली में और अब इन सारी कॉन्फ्रेंसेस का जो चीफ कोऑर्डिनेटर था वो गाजियाबाद था, यानी कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव था। अब हमने कहा कि बड़े बड़े शहरों में हुई, इस बार हमारे शहर गाजियाबाद में ये ऐतिहासिक नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जनरल साहब ने हमारे सारे पॉइंट्स कवर ही कर दिए हैं। मैक्सिमम हमारा फोकस रहेगा वो है हमारी RWA कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA जो है कई सालों से इसी काम में लगी हुई है। 2009 से हम लोग जो है कई संस्थाओं के थ्रू अलग अलग जो है काम कर रहे थे। अब हम एक कलेक्टिव हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA बना ली है जो पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है और इसमें जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA नेशनल भी हमारे साथ है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जय दीक्षित है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA उत्तर प्रदेश का महासचिव प्रशासनिक हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ RWA आपके गाजियाबाद शहर में आयोजित होने जा रहा है, जिसका शिरकत पहली बार गाजियाबाद और आप लोग करेंगे। हमारा जो मुख्य थीम है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पीने का पानी। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कल से पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली। इसके लिए उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी से और बुलंदखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक बनाया गया है। दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के विभिन्न जिलों को मिलाकर तैयार किया गया है। इस प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से होने वाली है। इन यात्राओं का एक साथ शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा करने वाली है। पहले रूट पर यात्रा बाराबंकी के जैदपुर से शुरू होगी, जो लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए झांसी पहुंचेगी। दूसरी यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी, जो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए मथुरा में समाप्त होगी। इसी प्रकार वाराणसी से शुरू होने वाली तीसरी यात्रा चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और अमेठी होते हुए रायबरेली में समाप्त होगी। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो कांग्रेस है वो लगातार जुटी हुई है। बनारस से शुरुआत करने की बात है तो बाबा विश्वनाथ की धरती है। काशी हमारे धर्म को और इस देश की सबसे पुरानी नगरी है हमारे सनातन धर्म में। तो मैं तो मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद लेके जो काम किया जाएगा पूरा होगा। और उसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि केवल वाराणसी से कल नहीं शुरू हो रही यात्रा, ये यात्रा 3 जगह से शुरू हो रही है। सहारनपुर जो हमारी पश्चिमांचल की यात्रा है, दूसरी बुंदेलखंड लखनऊ की है जो कल बाराबंकी से हो रही है और तीसरी जो वाराणसी से हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शनिवार को एक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। ये प्रतिज्ञा यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से शुरू की जाएगी। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी और समापन रायबरेली में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इस प्रतिज्ञा यात्रा से कुछ परिवर्तन आता है या नहीं। कैमरामैन सुशील अवस्थी के साथ अखिल तिवारी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।